हाय गाइस। तो आज के हमारे वीडियो में हम जियो ब्लैकरॉक के एक नए फंड ऑफरिंग के बारे में बात करने वाले हैं जिसका एनएफओ जल्दी मार्केट में आने वाला है। फंड का नाम है जियो ब्लैकरॉक सेक्टर रोटेशन फंड, जहां पर इस फंड में भी अलादीन का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहेगा इस फंड की इन्वेस्टिंग डिसीजंस को मैनेज करने के लिए। और इस फंड में इंटरेस्टिंग ये है कि ये अपने आप में एक काफ़ी यूनिक कैटेगरी है, बिकॉज एग्जिस्टिंग कोई भी बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस इस कैटेगरी के फंड में वर्क नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि पहले तो ये जो फंड है वो वर्क किस तरीके से करेगा, और सेकेंडली परफॉर्मेंस या फिर रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरीके के जो रिटर्न्स है इस कैटेगरी के फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए इन सारे ही क्वेश्चंस को समझने के लिए आज के इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक्चुअली में इस पूरे ही फंड का जो इन्वेस्टिंग अप्रोच होगा वो किस तरीके का रहेगा, और इसके साथ ही जो अलादीन का इन्वॉल्वमेंट है इस फंड का विद द ह्यूमन इंटरवेंशन, वो पूरा ही मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क करेगा। सेकेंडली हम बैक टेस्टिंग की मदद से समझेंगे कि परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस सेक्टर रोटेशन फंड से किस तरीके की फ्यूचर में परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। और थर्डली मैं आपको इस फंड के एनएफओ से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी शेयर करूंगा। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको एंड तक देखिएगा। एंड ऑल्सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू प्रेस दैट बेल आइकन, जिससे फ्यूचर में भी इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए ना। बिफोर वी स्टार्ट विद दिस वीडियो, अ क्विक डिस्क्लेमर। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि आपको इस फंड से रिगार्डिंग हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाए, प्लस आपको एक बेटर व्यू पॉइंट मिल पाए इस फंड का। और ये वीडियो आपको ये बताने के लिए बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले प्लीज़ अपनी खुद की एनालिसिस जरूर से कर लीजिएगा, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो अगर आप अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो तो आप चेकआउट कर सकते हो धन ऐप को, जिसका कि लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो स्टार्टिंग विथ हर वीडियो, सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूँ कि क्यों मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में इस पर्टिकुलर फंड के लिए इंटरेस्टिंग वर्ड का यूज़ किया। तो देखिए, एक पॉइंट तो हम ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो सेक्टर रोटेशन वाली कैटेगरी है, इसमें इंडिया में कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस अभी तक एक्टिवली वर्क नहीं कर रहा है, सिवाय एक के, जिसके बारे में आगे वीडियो में हम बात भी करेंगे। बट इसके अलावा सेकंड और एक्चुअल रीजन को समझाने के लिए मैं आपको एक डेटा पॉइंट पे लेके चलता हूँ। ये डेटा पॉइंट आपको इंडिया के डिफरेंट सेक्टोरियल इंडाइसिस की लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस के डेटा को दिखाता है, जहां पर हम सभी को पता है कि अगर लास्ट 1 ईयर में आप किसी भी इन्वेस्टर से पूछोगे कि उसे अपने पोर्टफोलियो में किस तरीके के रिटर्न्स देखने को मिले, तो ज़्यादा लोगों का यही जवाब होगा कि उन्हें कोई भी खास रिटर्न्स उनके पोर्टफोलियो में देखने को नहीं मिली, और मैक्सिमम लोगों के तो पोर्टफोलियो डाउन है, बिकॉज ओवरऑल मार्केट में हमें फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिली। बट वहीं अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक डेटा देखोगे तो वो कुछ और ही पिक्चर बताता है, जहां लास्ट 1 ईयर में निफ्टी के पीएसयू बैंक इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 44 टू 45% के रिटर्न्स दिए हैं। निफ्टी मेटल इंडेक्स में हमें ऑलमोस्ट 38% रिटर्न्स, निफ्टी बैंक और निफ्टी ऑटो में 24 टू 22% रिटर्न्स देखने को मिले हैं, और कमोडिटीज ने भी 22% के रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 1 ईयर में। एंड अदर देन दिस एमएनसी, सीपीएसई और पीएससी इंडेक्स ने डिफरेंट परफॉर्मेंस दी है। और इसके अगेंस्ट अगर आप अंडर परफॉर्मेंस की बात करो तो निफ्टी मीडिया, निफ्टी आईटी और निफ्टी रियलिटी ने नेगेटिव परफॉर्मेंस दी है। तो ये डेटा आपको क्या बताता है कि इन द लास्ट 1 ईयर अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टिंग करते, और अगर आप सेक्टर जिन्होंने अच्छा फॉर्म किया उसमें ज़्यादा एलोकेशन करते, तो आपके पोर्टफोलियो के जो रिटर्न्स है वो इन्हीं लास्ट फ्लैट ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकते थे। वहीं अगर आपकी यही एलोकेशन ज़्यादा खराब जाती और निफ्टी मीडिया और आईटी जैसे सेक्टर में आप इन्वेस्ट करते, तो वहीं आपको अपने पोर्टफोलियो में काफ़ी बड़े लॉसेस भी देखने को मिल सकते थे। तो ये डेटा पॉइंट आपको बताता है कि किस तरीके से मार्केट में राइट सेक्टर में एलोकेशन करने से आपके पोर्टफोलियो में कितने बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिल सकता है इन द लॉन्ग एंड इन द शॉर्ट टर्म। और ये जो डेटा पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया, ये केवल 2025 का केस नहीं है। अगर आप पास्ट में बुल मार्केट और बियर मार्केट्स के सिनेरियोज भी देखोगे, लेट्स सपोज अगर हम 2024 का केस दें, तो 2024 में हम सभी को पता है कि ओवरऑल मार्केट्स में एक बुल रन का फेज चल रहा था, पर उसमें भी अगर आप देखो तो हेल्थ केयर ने सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी थी 43% की। और इस बुल मार्केट के फेज में भी अगर आपका मैक्सिमम एलोकेशन कंज्यूमर स्टेबल्स में होता तो उसमें केवल 1.6% के रिटर्न हमें देखने को मिले थे, जहां पर आपके पोर्टफोलियो काफ़ी बड़े लेवल पर अंडर परफॉर्म करते। सेम चीज़ आपको 2023, 2022 के केस में भी देखने को मिलेगा कि कई सारे सेक्टर्स ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी बुल रन में, पर वहीं सेम बुल रन में काफ़ी सारे जो सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं उनमें हमें काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है कि इस सारे ही सेक्टर रोटेशन के गेम को समझने के लिए एक रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ना ही एक प्रॉपर टाइम होता है, ना ही इतना एक्सपर्टीज होता है कि वो डिफरेंट मैक्रो ट्रेंड्स और डेटा को एनालाइज करके सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टिंग कर पाए। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जियो ब्लैकरॉक का ये नया सेक्टर रोटेशन फंड, जहाँ पर ये फंड मार्केट में सेक्टोरियल डेटा और मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करके ऐसे सेक्टर्स को चूज करेगा इन्वेस्टिंग के लिए जो कि इस ड्यूरेशन में मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हों, और ऐसे सेक्टर से आपका पैसा हमेशा एग्जिट कर लेगा जिसके केस में आपको नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। और ये सारी चीज़ें ये एआई की कैपेबिलिटीज़ के साथ करेगा, और ऐसे में इसका फोकस रहेगा कि लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर्स को एक बेटर रिटर्न डिलीवर कर पाए। अब सेकेंडली हम ये समझते हैं कि इस फंड को रन करने के लिए जियो ब्लैकरॉक का क्या एक्चुअल अप्रोच रहने वाला है।
तो जैसा हमने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में देखा था, इस कैटेगरी में भी जियो ब्लैकरॉक सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी के अप्रोच को फॉलो करने वाला है, जहां पर ह्यूमन एक्सपर्टीज और एआई की कैपेबिलिटीज को कंबाइन करके इन्वेस्टिंग डिसीजंस लिए जाएंगे। जहां पर ह्यूमन का काम होगा कि वो फंडामेंटल रिसर्च, रिस्क मैनेजमेंट जैसी चीजें चेक करे, और एआई का काम होगा कि वो ऑनलाइन सर्च एक्टिविटीज, मैक्रो ट्रेंड्स, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स वगैरह को पढ़े और उसकी इनसाइट्स प्रोवाइड करे। नाउ अब अगर हम इस फंड के इन्वेस्टिंग प्रोसेस को समझें, तो सबसे पहले इस फंड के केस में भी निफ्टी 500 बेंचमार्क इंडेक्स को लिया जाएगा और इसी के सारे सेक्टर और स्टॉक्स को कंसीडर किया जाएगा। इसके केस में सबसे पहले ब्लैक रॉक इस पूरी निफ्टी 500 में जितने सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं उनको उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे और अदर फैक्टर्स के बेसिस पे एक स्कोर प्रोवाइड करेगा। फर्दर उन सारे ही सेक्टर्स जो कि फिल्टर आउट होकर आएंगे अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर, उनमें वेरियस फिल्टर्स लगाए जाएंगे, जैसे कि वैल्यूएशन फिल्टर, ग्रोथ एंड क्वालिटी फिल्टर, मैक्रो ट्रेंड्स का फिल्टर, एनालिटिकल सेंटिमेंट्स का फिल्टर, प्लस मोमेंटम फिल्टर। उन सारे ही फिल्टर्स को लगाने के बाद एक अल्फा स्कोर उन सारे सेक्टर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। अब उस अल्फा स्कोर को फर्दर अलादीन के ऑप्टिमाइजेशन इंजन में फॉरवर्ड किया जाएगा। उधर तीन चीजें होंगी, पहले तो फंड मैनेजर्स का इनपुट लिया जाएगा, सेकंड रिस्क मॉडलिंग होगी कि किस लेवल के रिस्क उन सारी इन्वेस्टमेंट या फिर सेक्टर्स के साथ इनग्रेव्ड है, और थर्डली ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कैलकुलेट की जाएगी थ्रू अलादीन कि उन फंड के केस में अगर वो बाय सेल फ्रिक्वेंटली किए जाते हैं तो उनका ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या निकल के आएगा और क्या वो ऑप्टिमाइज किया जा सकता है कि नहीं। और फिर फर्दर उसके बेसिस पे एक एक्टिव वेटेज डिसाइड किया जाएगा कि उस पूरे ही पोर्टफोलियो में अकॉर्डिंग टू द मार्केट ट्रेंड किस सेक्टर को कितना वेटेज देना है और किस सेक्टर में ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट देखने को मिल रहे हैं ग्रोथ के। और इस तरीके से ये जो पूरे फंड है वो वर्क करेगा। जहां पर इस फंड की अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो 3 मेजर पिलर्स इसके होंगे। पहला पिलर होगा कि ये डेटा ड्रिवन इनसाइट शेयर करेगा, जो कि हमको पता है कि अगर अलादीन का इन्वॉल्वमेंट किया जा रहा है तो उसका मेजर फैक्टर यही है कि उसके पास जो इंडिया स्पेसिफिक सिग्नल्स हैं, मैक्रो ट्रेंड्स हैं और मार्केट में जो भी सारे कंज्यूमर के सेंटीमेंट्स हैं वो उनको स्टडी करके ये आइडेंटिफाई कर पाए कि डेटा क्या बोलता है कि आने वाले टाइम में किस तरीके के सेक्टर्स के लिए ज़्यादा फेवरेबल इन्वायरमेंट होने वाला है। सेकेंड इसमें जो पिलर है वो है टेक्नोलॉजी को इनेबल करना कॉस्ट डिसिप्लिन के लिए। अब ये किस तरीके से जरूरी है और एज एन इन्वेस्टर ये आपको किस तरीके से लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जियो ब्लैक रॉक का कहना है कि वो सेक्टर रोटेशन फंड का जो एक्सपेंस रेशियो रखेंगे वो 0.5% का रखेंगे। और अगर इस एक्सपेंस रेशियो को अगर आप कंपेयर करोगे इसी कैटेगरी के एक और फंड से जो कि है श्रीराम मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड, जो कि इकलौता ऐसा फंड है जो कि सेक्टर रोटेशन कैटेगरी में वर्क कर रहा है इंडिया में, तो वो जो एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं वो अराउंड 0.78% का। और ये फंड अभी काफ़ी ज़्यादा नया है और केवल इसका 192 करोड़ का AUM है। अब इस फंड के केस में अगर आप इसका एक्सपेंस रेशियो 0.78% का ज़्यादा नहीं लग रहा है तो इसका मैं आपको लॉन्ग टर्म में डिफरेंस दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो कॉस्ट एफिशिएंसी वाली स्लाइड है ये आपको बताती है कि अगर आपने 1 करोड़ रुपीज़ को नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया और अगर आपने उसको एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट किया जिसमें 0.5% का एक्सपेंस रेशियो रख रहा है वर्सेस ऐसे फंड में इन्वेस्ट किया जिसमें 0.75% का एक्सपेंस रेशियो लग रहा है, तो ये जो नंबर है आपको क्लियरली दिखा रहा है कि अगर आपने 0.50 बेसिस पॉइंट वाले एक्सपेंस रेशियो फंड में इन्वेस्ट किया तो उसमें आप 35,910 रुपीज सेव कर लोगे इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स, जो कि आप एज एन एक्सपेंस रेशियो पे कर देते अगर आप ये इन्वेस्टमेंट 0.75% एक्सपेंस रेशियो वाले फंड में इन्वेस्ट करते। अब कॉस्ट के बाद अगर आप इनके फाउंडेशन के थर्ड पिलर पे फोकस करो तो इधर इनका कहना है कि ये प्रोएक्टिव रिस्क कंट्रोल के ऊपर फोकस करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां पर इस प्रोएक्टिव रिस्क कंट्रोल के अंडर इन्होंने बोला है कि ये अपने फंड में बेटर इंफॉर्मेशन रेशियो आपको प्रोवाइड करेंगे। अब एक बेटर इंफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है और उसके क्या बेनिफिट एक्चुअली में होते हैं लॉन्ग टर्म में, इसको मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। इसके चलते अपने वीडियो के सेकंड पार्ट पे हम आ जाते हैं, जहां पर हम ये समझते हैं कि एज एन इन्वेस्टर इस कैटेगरी के फंड से हम फ्यूचर में किस तरीके की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इस कैटेगरी के कंसीडरेशन में हमारे पास पास रिकॉर्ड तो है नहीं जिसके बेस पे कोई हम आइडिया ले पाएं। तो इस चीज़ को समझने के लिए जियो ब्लैक रॉक ने जो सेक्टर रोटेशन फंड के रिगार्डिंग जो बैक टेस्टेड डेटा में प्रोवाइड किया है उसको हम एनालाइज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैक टेस्टेड डेटा होता क्या है। तो यहाँ पर जिस तरीके की इन्वेस्टिंग अप्रोच या फिर इन्वेस्टिंग प्रोसेस को जियो ब्लैक रॉक ने बताया है कि वो अपने सेक्टर रोटेशन फंड में फॉलो करेगा, तो उसी इन्वेस्टिंग प्रोसेस को फॉलो करके एक बैक टेस्टेड डेटा निकाला जाता है कि अगर इस इन्वेस्टिंग अप्रोच को पास्ट कुछ सालों में अप्रोच किया जाता या फिर इंप्लीमेंट किया जाता तो उससे किस तरीके के रिटर्न्स निकलते। अब यहाँ पर ये जो रिटर्न्स के नंबर्स निकल के आते हैं ये एक एस्टिमेशन होते हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेटली इसी तरीके की रिटर्न्स आपको देखने को मिलते। तो प्लीज़ इस पूरी ही एनालिसिस या फिर रिपोर्ट को एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिएगा। यहाँ पर इस बैक टेस्टेड डेटा में इनका कहना है कि अगर लास्ट कुछ सालों में अगर आप रिटर्न्स देखते हैं BSE 500 इंडेक्स का या फिर NSE 500 इंडेक्स का, तो उसमें अगर आपने इन्वेस्ट किए होते 1000 रुपीज़ आज से 2017 अगस्त में, तो उनकी वैल्यू आपको 3000 और 2998 रुपीज़ देखने को मिलती। बट वहीं अगर आपने सेम 1000 रुपीज़ 2017 में इस पूरे जियो ब्लैक रॉक के सेक्टर रोटेशन फंड में इन्वेस्ट किए होते तो वो आपके 3854 रुपीज़ हो जाते, जिस तरह की अप्रोच अगर वो फॉलो करता जैसा हमें पहले बताया गया है। अदर देन दिस, इस बैक टेस्टेड डेटा की अगर आप परफॉर्मेंस की बात करो
तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि एवरेज केस में जहाँ पर निफ्टी 500 ने और BSE 500 ने 16.7% और 16.6% की परफॉर्मेंस दी है एवरेज बेसिस पे, वहीं बैक टेस्टेड डेटा हमें बताता है कि इस फंड के हमें 20% की रिटर्न्स एवरेज देखने को मिलते। मैक्सिमम केस में ये रिटर्न्स 32% के जाते, जो कि अगेन BSE और NSE 500 से ज़्यादा है, और मिनिमम केस में भी ये रिटर्न्स इन दोनों ही इंडाइसेस से बेटर रहते। अब इसके बाद थर्डली हम इसी बैक टेस्टेड डेटा की मदद से इस फंड की रिस्क एडजस्टेड आउटकम्स को भी समझते हैं, जहाँ पर हम इसी इन्फॉर्मेशन रेशियो के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसके बारे में पहले हमने डिस्कशन किया था। अब देखिए, पहले समझिए कि इन्फॉर्मेशन रेशियो में क्या बताता है। तो देखिए, किसी भी फंड के केस में अगर उसकी कोई एक इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है, उसको मार्केट फेवर कर देता है कुछ सालों में, तो उसकी परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। पर उसके साथ साथ हमें यह भी समझना ज़रूरी है कि उस पूरे ही फंड के केस में जितना वो रिस्क ले रहा है, क्या उसको डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी उस फंड में उतनी बेटर हमें देखने को मिल रही है। बिकॉज हो सकता है कल को मार्केट नीचे जाए और ऐसे में उस फंड का जो पूरे इन्वेस्टिंग अप्रोच है वो उल्टा हो जाए और उसके उतने ही बड़े नेगेटिव रिटर्न्स भी हमें देखने को मिले। तो यही चीज़ हमें इन्फॉर्मेशन रेशियो बताता है। तो इसके केस में देखने को मिल रहा है कि 3 ईयर्स के रोलिंग इन्फॉर्मेशन रेशियो अगर आप BSE 500 इंडेक्स का देखोगे तो 1.87 का है, और अगर इसका 3 ईयर्स का रोलिंग इन्फॉर्मेशन रेशियो ऑफ NSE 500 का देखोगे तो 1.82 का निकल के आता है। और इस फंड का कहना है कि इन दोनों ही फंड से बेटर इन्फॉर्मेशन रेशियो आपको प्रोवाइड करेगा, यानी जो ये नंबर होगा वो हायर होगा। अब इस बैक टेस्टेड डेटा की मदद से अगर 1 ईयर में, जैसे कि हमें देखा है कि NSE 500 और BSE 500 में -4.7% और -4.4% के रिटर्न हमें देखने को मिले हैं, तो इस अच्छी इन्फॉर्मेशन रेशियो की वजह से और रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस के चलते आपको जियो ब्लैकरॉक के सेक्टर रोटेशन फंड में -2.45% के रिटर्न देखने को मिलते, जो कि अगेन नेगेटिव है, बट अपने पीयर या फिर अपने बेंचमार्क जो है उससे बेटर इसने परफॉर्मेंस दी है। और यही चीज़ आपको 3 ईयर्स और 5 ईयर्स के बेसिस पे देखने को मिल रही है। अब इसके बाद अगर हम इस फंड की NFO डिटेल्स के बारे में डिस्कशन करें, तो अगर इस फंड के NFO डेट के बारे में बात करें तो इस फंड का NFO मार्केट में 27 जैन को आएगा और 9 फेब तक ये जो NFO है वो ओपन रहेगा। इसमें आप दोनों लमसम और SIP के फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हो। बात करो बेंचमार्क की, तो निफ्टी 500 इंडेक्स को ये ट्रैक करेगा, यानी इसको एज अ बेंचमार्क लेगा। तो जैसा कि हमने देखा है कि निफ्टी 500 इंडेक्स के केस में लास्ट 5 ईयर्स के एवरेज रिटर्न्स 18% के अराउंड रहे हैं, तो इसका फोकस है कि इन रिटर्न्स को ये लॉन्ग टर्म में बीट करे। पर ये ज़रूरी नहीं है ये बीट करे, ये हमें आगे परफॉर्मेंस जिस तरीके से विद टाइम फंड देगा उसी से पता चलेगा। बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल एक्सपेंस रेशियो जो इस फंड का रहेगा वो रहेगा 0.50% का। एग्जिट लोड इसमें नील रहेगा, जो कि अगेन एक काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। बात करो क्या फंड मैनेजर्स की, तो इसके 2 फंड मैनेजर्स हैं, मिस तन्वी कचेरिया, जो कि अगेन जियो ब्लैकरॉक का जो हमारा फ्लेक्सी के फंड है उसको भी मैनेज कर रही हैं, और सेकंड जो फंड मैनेजर रहेंगे वो साहिल चौधरी है। ये थी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द जियो ब्लैकरॉक्स न्यू सेक्टर रोटेशन फंड, जिसका NFO मार्केट में आने वाला है। तो क्या आपको एक्चुअली में लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये जो फंड है ये मार्केट में रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड ऑल्सो अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो तो यहाँ मैं आपको बता दूं दैट धन अपने प्लेटफॉर्म पे अपने यूजर्स को उनके एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स को प्लेज करके उनके अगेंस्ट एक एक्स्ट्रा कैपिटल जनरेट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिससे फर्दर आप अपनी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी को फ्यूल कर सकते हो। और इस पूरे फीचर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको धन की म्यूचुअल फंड सेक्शन में अपने डीमैट वाले फीचर को एक्टिवेट करा लेना है, और जैसे ही वो फीचर एक्टिवेट हो जाता है आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जाना है, राइट साइड को स्लाइड करना है, वहाँ पर आपको एक डीमैट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उस ऑप्शन पर क्लिक करते साथ ही आपको वहाँ पर गेट मार्जिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर सिलेक्ट करके आपको देखने को ये मिल जाएगा कि आपके एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे आपको कितना मार्जिन मिल रहा है। तो वहाँ से आप चाहो तो उस मार्जिन को एक्टिवेट करा सकते हो। सो ऑल्सो डाउनलोड द धन ऐप, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.